लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे। लॉ में थोड़ा सा हार्ड भी पड़ता है, ठीक है आसानी, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कुछ नहीं है, डेली लाइफ के एग्जांपल है सारे के सारे लॉ, ठीक है। एक बॉडी है जिसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, और जैसे ही आपने फोर्स लगाया तो इसके अंदर आ गया क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि आप फोर्स कांस्टेंट लगा रहे हो। और जैसे इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल क्या होगी, बढ़ने लगी, अभी बढ़ रही है वेलोसिटी, क्योंकि आप मोशन की डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहे हो। अच्छा, मोशन के उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो यही वेलोसिटी क्या होगी, घटने लगेगी। जब वेलोसिटी कम होने बढ़ने लगती है तो आपको बता दूं मोमेंटम जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जब वेलोसिटी बढ़ने लगी है तो मोमेंटम भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा, क्या आएगा, और मोमेंटम का जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, चेंज जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो अब ये कह रहा है कि भैया जो ये चेंज हो रहा है उसको चेंज होने में कुछ टाइम तो लग रहा होगा, या ऐसे ही हो गया चेंज, टाइम लग रहा है। तो कह रहा है जो चेंज हो रहा है अगर मैं उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड करूं तो इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या कहते हैं इसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा कब होगा, जब चेंज ज्यादा होगा और जल्दी होगा। जल्दी का मतलब डेल्टा टी की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो जब चेंज ज्यादा होगा और जल्दी होगा तो भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और हमने देखा कि बाय ऑब्जर्व, ये इसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये फोर्स के डायरेक्टली अगर मैं वैसे भी देखूं, इसे देखो, ठीक है, हम वैसे भी देखें तो यदि मैं किसी बॉडी पे ज्यादा फोर्स लगाता हूं, फुटबॉल है, मैंने उसको लाइटली किक मारी है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, कम चेंज होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में कम बदलाव आएगा, मोमेंटम कम चेंज होगा। लेकिन मैंने बहुत तेजी से फोर्स लगा दिया, बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बदल जाएगी, यानी मोमेंटम में क्या होगा, बहुत ज्यादा चेंज आएगा। यानी फोर्स का डायरेक्टली कौन होता है, मोमेंटम का चेंज। और आप जब ज्यादा फोर्स लगाते हो तो मोमेंटम के अंदर जो चेंज आता है वो क्या होता है, जल्दी आता है, यानी टाइम की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। तो भैया ये क्या हुआ, इन दोनों को कंबाइन करें, और कंबाइनिंग ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपका क्या आएगा, एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा डी। और यहां पर हम इस साइन को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, और उस कांस्टेंट की वैल्यू अभी आपको पता लग जाएगी कि वो वैल्यू होती है एसआई सिस्टम में 1 होती है, ठीक है। तो एफ इक्वल्स में क्या हुआ, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा डी, ये फोर्स की वैल्यू होगी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स के। दोबारा मैं बोल रहा हूं, ये रेट ज्यादा कब होगा, जब फोर्स ज्यादा होगा और टाइम कम होगा। यानी आप अधिक फोर्स लगाते हो तो मोमेंटम में चेंज ज्यादा आता है और जल्दी आता है, तो रेट क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा हो जाएगा। और अगर आप फोर्स कम लगाते हो तो मोमेंटम के अंदर चेंज कम आएगा और टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो रेट क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर इस जो लिखा हुआ है उसको पढ़ूं तो कहता है ये स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी ये चीज जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एक्सटर्नल फोर्स की, ठीक है, जो कि बॉडी पे लग रहा है। और ये जो मोमेंटम का चेंज होता है वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। फोर्स की डायरेक्शन में होने का मतलब है, ध्यान दीजिए इसका मतलब, इस लाइन का भी मतलब समझ लीजिए कि मान लीजिए आप बॉडी ऐसे चल रही है, मोशन में ऐसे हो रही है ना, ठीक है। तो अगर आप ऐसा फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम का चेंज क्या आएगा, अच्छा वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, जब मोशन से उल्टा फोर्स लगता है तो वेलोसिटी बढ़ती घटती है, घटती है। वेलोसिटी घटेगी तो मोमेंटम का चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। ये बताएगा कि भैया मोशन से उल्टा लग रहा है फोर्स। और अगर आप मोशन की ही डायरेक्शन में फोर्स लगा दोगे तो मोमेंटम का चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये बताएगा मोमेंटम मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है, यानी जब मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम जो आएगा, रेट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और जब वो मोशन से उल्टा लगाओगे तो जो रेट आएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम, वो नेगेटिव आएगा। तो यहां से आपको बता दूं कि अगर पॉजिटिव का मतलब होता है मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स,
और नेगेटिव का मतलब होता है मोशन से उल्टा लग रहा है फोर्स, यही है, ठीक है। इस लाइन का मीनिंग यही था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, देखिए इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है कि आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ज्यादा मतलब डेल्टा पी ज्यादा, डेल्टा टी जल्दी या कम। फोर्स ज्यादा लगाने पे क्या होता है, मोमेंटम में चेंज ज्यादा आता है और जल्दी आता है, यानी ओवरऑल ये चीज क्या होती है भैया, बड़ी आती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। वही लिखा हुआ है, लार्जर द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ग्रेटर द चेंज इन मोमेंटम, और जल्दी चेंज इन मोमेंटम, ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम और जल्दी चेंज इन मोमेंटम। लेसर द फोर्स स्मॉलर द चेंज इन मोमेंटम, और ज्यादा टाइम लगेगा अपने को, ठीक है भैया। वही लिखा हुआ है जो मैंने बताया, सिंस द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, अब आपको ये तो वही बता रखा है, जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मास चेंज हो नहीं सकता, क्या चेंज होती है आपके फोर्स लगाने पर, वेलोसिटी। तो उसी वेलोसिटी की वजह से आपका मोमेंटम भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब वेलोसिटी ज्यादा कब चेंज होगी, जब ज्यादा फोर्स लगाओगे, यानी मोमेंटम भी ज्यादा चेंज होगा। ये लिखवा रखा नहीं, समझ गए। अब उसके बाद कह रहा है भैया यहाँ पे आपका फोर्स का फॉर्मूला भी आएगा, खैर अभी देखते हैं इसको कैसे आया फॉर्मूला, ये भी आपको बताई रखा है, ठीक है। और कह रहा है चेंज इन मोमेंटम हमेशा क्या होता है, मोशन की डायरेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में होगा। कैसे, अगर आप फोर्स मोशन की डायरेक्शन में लगाओगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आएगा भैया, पॉजिटिव आएगा। और अगर आप मोशन से उल्टा लगाओगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये बता रखा है, इफ a body is at rest, a force will set in the motion. If the body is in moving with a certain velocity, the force will increase or decrease its velocity as the force act in the same or opposite direction. जैसे अगर आपका फोर्स लगेगा सेम डायरेक्शन में तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मोशन के डायरेक्शन में आपका फोर्स लग जाएगा तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव ये बता रहा है कि ये जो फोर्स लगा है वो क्या है, मोशन की डायरेक्शन में, ठीक है। यानी मोमेंटम की डायरेक्शन में फोर्स, मोमेंटम की। देखिए अगर मैं बता दूं डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव, अगर ये डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब अपोजिट टू एफ है, समझ गया। तो ध्यान रखना, अगर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, फोर्स की डायरेक्शन में। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब फोर्स से उल्टा है, ठीक है। आप खुद ही सोच रहे हैं बॉडी राइट साइड में, एक बॉडी राइट साइड में भागी आ रही है और आपने उसको उल्टा फोर्स लगा दिया, तो फोर्स तो उल्टा लगाया लेकिन उसके पास मोमेंटम किस डायरेक्शन में था, राइट का था ना। तो चेंज क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। ये बताएगा कि ये क्या है, मोमेंटम फोर्स से उल्टा है, मोमेंटम फोर्स से उल्टा है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, अलग डायरेक्शन में हो रहा है फोर्स की, ठीक है भैया। तो वही लिखा हुआ है। अब बात करते हैं भैया एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। तो हमें पता भी है नो, अभी पीछे क्या पड़ा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, क्या कहते हैं भैया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके डायरेक्टली होता है, फोर्स। अच्छा आपको पता भी है जो ये यहां पर हम ये लगाते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 1, तो आपका डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा डी क्या होगा, एफ के बराबर आएगा। अच्छा डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू में वेलोसिटी। लेकिन अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो किसकी वजह से, इसकी वजह से या इसकी वजह से, तो यहाँ पे इसको लिखोगे ऐसे, ठीक है। डेल्टा का मतलब वेलोसिटी की चेंज की वजह से, यानी डेल्टा पी क्या होगा, एम इनटू में डेल्टा वी। यानी जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है किसकी वजह से चेंज हो रहा है, वेलोसिटी। तो हमने इसको लिख दिया एम इनटू में डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी बराबर में एफ। तो भैया ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो भैया ये आएगा आपका एफ इक्वल्स टू में मास इनटू में एक्सेलरेशन। आपको बता दूं वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म की बात की जाए तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू में एम ए वेक्टर होता है, ठीक है। और अगर बॉडी के चलो ये तो सबको बताइए, एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट आपकी होगी मास की होगी केजी, और एक्सेलरेशन की मीटर, और नॉर्मली हम न्यूटन के लिए भी यूज करते हैं। और सीजीएस यूनिट सबको पता है,
यूनिट क्या होती है, तो भैया क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भैया, ये सारी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है भैया, ये इसकी यूनिट्स है। ठीक है, पहली जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं इसे? एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स का मतलब होता है कि ब्रह्मांड में कहीं पर भी हो, इसकी वैल्यू क्या होगी, नाम से पता लग रहा है, फिक्स रहेगी, एब्सोल्यूट रहेगी। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स 1 किलो मास पर, देखिए 1 न्यूटन का फोर्स 1 किलो मास पर कहीं पर भी लगाओगे ब्रह्मांड में, तो क्या होगा, उसके अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा? 1 न्यूटन का फोर्स 1 किलो मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। मतलब उसकी वेलोसिटी हर सेकंड में क्या होगी, एक एक बढ़ेगी। 2 है तो 3 हो जाएगी, 3 है तो 4 हो जाएगी, 4 है तो 5। या फिर मैं इसको अलग तरीके से कह सकता हूं कि अगर भैया कोई बॉडी जिसका एक्सेलरेशन क्या है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और उसका मास क्या है 1 किलोग्राम, तो इसका मतलब उस पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कहीं पर भी क्या होगी, 1 न्यूटन। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स का मतलब होता है कि ब्रह्मांड में किसी भी कोने में चले जाओ उसकी वैल्यू नहीं बदलने वाली है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि 1 किलो मास को आप देखो, कितना मास होना चाहिए और उसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, यानी हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी के अंदर बदलाव क्या होना चाहिए, 1 मीटर पर सेकंड का, यानी उसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 1 मीटर पर। तो समझ जाना भैया, उस 1 किलो मास का जिसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, पक्की बात है। अगर मैं यही उल्टा बोल दूं कि 1 किलो मास पे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना होगा, 2 न्यूटन। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 किलो मास का एक्सेलरेशन, क्या समझ जाओगे, दैट इज द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। ये ब्रह्मांड में कभी नहीं बदलती, समझ गए। तो वही कहने का मतलब है, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस द यूनिट एक्सेलरेशन। यूनिट मतलब कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास मतलब 1 किलोग्राम। ठीक है भैया, तो 1 न्यूटन फोर्स को अगर आपको दिखाना है तो मास के, फोर्स क्या होता है, मास इनटू में, तो भैया फोर्स कितना है, तो जाहिर सी बात है मास कितना होना चाहिए बॉडी का, और उसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। ठीक है भैया, अच्छा इसी में अगर एब्सोल्यूट यूनिट है तो एम के एस यूनिट है, क्या ये एम के एस यूनिट। ऐसी मैं सीजीएस यूनिट देखूंगा, तो सीजीएस यूनिट में क्या होगा, सीजीएस यूनिट में, तो सीजीएस यूनिट में क्या होगा, 1 ग्राम मास एक सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। इसमें मास क्या होगा, इसमें 1 केजी मास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा था, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 1 न्यूटन। ठीक है, और ये ब्रह्मांड में कहीं पर भी होगा तो आपके फोर्स की वैल्यू एक ही आएगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि 1 ग्राम मास, एक्सेलरेशन कितना है इसका, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, 1 डायन। क्या लगना होगा, 1 डायन या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वही लिखा हुआ है, कह रहा है 1 डायन इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। ठीक है भैया, समझ गए, ये तो होगी एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, समझ गए। ये फोर्स है आपका, ये मास है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये लिख लो साइड में। अब एक आता है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, इसमें थोड़ा मामला हमारा गड़बड़ाता है। अब आपको पता है हर प्लान 1 किलो मास को अगर मैं धरती पे रख दूं तो उसका वेट जो होगा आपको पता है वो 10 न्यूटन के आसपास होगा। इसी 1 किलो मास को मैं सन पे रख दूं, जुपिटर रख दूं या किसी और प्लैनेट पे रख दूं तो वहां पर उसी का वेट क्या होगा, कुछ और हो जाएगा। और वेट क्या है, फोर्स क्या है। अब हम देख रहे हैं 1 किलो मास का, देखिए इस कंडीशन में अगर 1 किलो मास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, या 1 ग्राम मास 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसकी यूनिट हर जगह पे क्या होगी, फिक्स होगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है, तो हर प्लेनेट पे 1 किलोग्राम पर अलग अलग फोर्स लगने वाला है। इसकी वैल्यू प्लेनेट टू प्लेनेट क्या होगी, 1 किलोग्राम मास को आपकी अर्थ अलग तरीके से खींचेगी, 1 किलोग्राम मास को सन अलग तरीके से खींचेगा, 1 किलोग्राम मास को जुपिटर अलग तरीके से खींचेगा। यानी हर मास जो 1 किलोग्राम है उसको हर प्लेनेट अपनी अपनी ग्रेविटी के हिसाब से खींचेगा।
तो हर जगह पर उसका वेट भी क्या होगा, अलग अलग होगा, हर जगह पर उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा। जब चीजें अलग तरीके से एक्सेलरेट कर रही है तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग आएगी। धरती पर अलग एक्सेलरेट कर रही है, जुपिटर पर अलग एक्सेलरेट कर रही है, सैटर्न पर अलग अलग एक्सेलरेट कर रही है, तो हर जगह फोर्स की वैल्यू क्या होगी, अलग। लेकिन ये किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो इसीलिए ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स जो होती है वो प्लैनेट टू प्लैनेट क्या करती है, बदलती रहती है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती। और इस फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू में जी, एम इंटू में, इस फोर्स का फॉर्मूला होगा ग्रेविटेशन फोर्स का एम जी। हर प्लेनेट का मास, हर बॉडी का मास 1 kg रहेगा, लेकिन हर प्लेनेट के लिए जी क्या होगा, बदलेगा। डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेनेट, तो ये भी क्या होगा, डिफरेंट। मास सेम है, लेकिन भैया जी की वैल्यू अलग होने की वजह से आपके एफ की वैल्यू क्या होगी, प्लेनेट टू प्लेनेट बदलेगी। वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन इक्वल टू जी इन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास। मास कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगा, हर प्लेनेट के हिसाब से अलग अलग आएगा। ठीक है, इट मे बी ऑल्सो डिफाइंड एज द वेट, इसे हम क्या कहते हैं भैया, वेट भी कहते हैं। ठीक है, ऑफ अ बॉडी ऑफ यूनिट मास। जैसे अर्थ पे वेट कितना होता है, 1 किलोग्राम मास का 10 न्यूटन। ठीक है, सन पर कुछ और होगा, समझ गए, आपके मून पर कुछ और होगा, तो मतलब ये बदलता रहता है। ठीक है, कौन कौन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया इसी की। तो मान लीजिए हम अर्थ पे किसी का ग्रेविटेशन देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है इन एसआई द ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्सेस, क्या होती है भैया, किलोग्राम वेट। क्या होती है, तो ग्रेविटेशन देखिए आपको न्यूटन भी लगाया जाता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लगाया जाता है, या आप अभी देखोगे किलोग्राम वेट भी लगाया जाएगा। तो भैया ये समझ जाना, ये दोनों क्या है भैया, एब्सोल्यूट यूनिट है। ये क्या है, क्यों एब्सोल्यूट है, क्योंकि 1 किलोग्राम मास अगर 1 मीटर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, सॉरी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, एक होगा, 1 न्यूटन होगा, 1 न्यूटन होगा, या 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ये होगा। और ये हर ब्रह्मांड में हर जगह पर यही होगा। ठीक है, तो यानी ये क्या होगी, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। लेकिन ये जो होगा 1 kg वेट धरती पर कुछ और है, 1 kg का वेट मार्स पर कुछ और है, 1 kg का वेट मून पर कुछ और। ठीक है, तो ये कैसा होगा, वेरिएबल होगा। क्या होगा, तो वही लिखा हुआ है ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स हमेशा किस में होती है, केजी वेट में या किलोग्राम फोर्स में। किलोग्राम किलोग्राम फोर्स, देखिए केजी वेट का मतलब होता है 1 kg का वेट कहां पर कितना है, और किलोग्राम फोर्स का मतलब होता है 1 किलोग्राम पर कोई प्लेनेट कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है भैया, जिसने ग्रेविटेशन पढ़ा है ना, ग्रेविटेशन बहुत बढ़िया क्लास की है, मैंने वीडियो जो देख लेगा रट जाएगा उसको, बहुत इजी तरीके से बता रखा है मैंने ग्रेविटेशन। और कल ही क्लास ले लेगा कोई, तो भैया सेटेलाइट पेटलाइट सब खत्म हो जाएगा उसका। अभी सेटेलाइट की आखिरी क्लास है ना, बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ा रखा है, उसे देख लेना, पक्का मिस मत करना उसको। पढ़ाने के बाद अभी 5 बजे होगा वो, दोबारा रिवाइज कराऊंगा, उसको वीडियो से भी देखना, मार्क्स में मजा आ जाएगा। नोट्स कंप्लीट कर लेना बस। ठीक है, गारंटी मेरी है, पूरा पेपर A to Z। जिस दिन आप पेपर दे के आओगे ना, आप सामने से बोलोगे भैया पूरा एक एक क्वेश्चन वही है। हाँ, जिसने नहीं पढ़ा होगा तो कहेगा भैया आता तो कराया तो सब कुछ था, लेकिन मैं भूल गया, ये ना हो। ठीक है, तो भैया जो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स होती है वो क्या होती है भैया, किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स। और जब भी आपको किलोग्राम वेट दे रखा होगा या किलोग्राम फोर्स दे रखा होगा, तो समझ जाना उस मास में आपको क्या करना है, जी की मल्टीप्लाई करनी है। उस मास में क्या करना है आपको, जी की मल्टीप्लाई करनी है। अब मान लो मैं बोलूं 10 किलोग्राम वेट, तो क्या करूं, इसको क्या लिखूं, 10 किलोग्राम वेट को अगर मैं फोर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ये फोर्स ही है, क्या करूं इसमें, वेट के लिए ये किलोग्राम है, इसमें जी से मल्टीप्लाई करना, 10 × 10 यानी 100 न्यूटन। समझ गया भैया, जी से मल्टीप्लाई करना तेरे को। ठीक है, खत्म। आगे बढ़ते भैया, लिखो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो भैया वही आपको याद है कि सीजीएस, भाई प्लीज ध्यान दीजिए, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी भैया, तो ग्राम वेट। 1 ग्राम का कितना वेट होगा, 1 ग्राम का, तो ग्राम तो आपका सीजीएस है, तो वेट के लिए जो आप जी की वैल्यू लोगे वो 980 लोगे। क्या लोगे, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में करूंगा तो क्या होगा, 9.8 मीटर, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर देगा, और 980 सेंटीमीटर। तो भैया अगर आपको 1 ग्राम वेट निकालना है, ठीक है भैया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा 980 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक में अगर 980 मल्टीप्लाई करोगे तो 980 डायन हो जाएगा, ठीक है भैया। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायन, तो सबको पता है भैया, 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की पावर 5 डायन के बराबर होता है। ये मैंने चैप्टर नंबर 1 में कराया था, याद है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। कह रहे जो एब्सोल्यूट यूनिट होती है, मैंने जैसे पहले बता दिया कि ब्रह्मांड में हर जगह पे क्या होती है, सेम रहती है, उनकी वैल्यू बदलने वाली, लेकिन ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, बदलती रहती है। तो लिखा हुआ है द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स रिमेन सेम थ्रू आउट द, but the gravitational unit of force vary from place to place because they depends upon the value of g, which takes different value at different, ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना, ये हो गया आपका। अच्छा, ग्रेविटेशनल यूनिट, ठीक है भैया, ग्रेविटेशनल यूनिट जो होती है वो मास का क्या होती है, जी टाइम्स होती है, मास का, मास में जी की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स आ जाएगा। एम जी क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है ना। एम ए क्या है, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स है। एम ए एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, एम जी, ठीक है भैया। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द वेट ऑफ बॉडी, जैसे भैया 10 केजी का वेट कितना होगा, 10 केजी वेट, या 10 केजी एफ, ठीक है भैया। फॉर दिस रीजन ग्रेविटेशनल यूनिट इज आल्सो कॉल्ड प्रैक्टिकल यूनिट, ठीक है भैया। चलो अब देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ हम कंपोनेंट फॉर्म में कर रहे हैं। कंपोनेंट फॉर्म कुछ भी नहीं है, ऐसा डरने वाली बात नहीं है, ये मैंने पहले वैसे कराया नहीं कराया, लेकिन आसान है। देखिए आपको पता फोर्स, अगर मैं 3D में देखूं तो फोर्स क्या होता है, एफ एक्स आई, एफ वाई जे, एफ जेड के। अच्छा, इस फोर्स को लाने के लिए आपको पता मोमेंटम भी क्या होगा, 3D होगा, मोमेंटम भी क्या होगा, और मास 3D हो नहीं सकता। तो भैया ये हमने क्या किया, देखिए हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन में, या फिर लिखो डीपी अपॉन में dt, ठीक है। तो भैया फोर्स क्या होगा, 3D है, तो फिर फोर्स का एफ एक्स आई क्या, एफ वाई, एफ जेड, और भैया मोमेंटम भी क्या होगा, 3D होगा, तो एफ पी एक्स आई, पी वाई जे, और पी जेड। एक बार इसको करो, एक बार इसको करो, और एक बार इसको करो, तो भैया क्या होगा, एफ एक्स आई, एफ वाई जे, एफ जेड के बराबर में क्या हुआ, इसको करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एम ए एक्स आई, क्या होगा, अबे भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसी के फोर्स के बराबर आता है इसको। अच्छा चलो इसको, चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। पी एक्स को क्या लिखोगे, एम ए एक्स, सॉरी, एम वी एक्स हो जाएगा, एम वी एक्स आई क्या, अबे मोमेंटम है ना, तो पी वाई क्या होगा, एम वी वाई जे कैप, और एम वी जेड के कैप। अब एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, इसको करो और इसको करो, ठीक है। तो जब करोगे इसको, तो खास यूज भी नहीं भी पढ़ोगे फिर भी काम चल जाएगा। एफ एक्स आई, एफ वाई जे, एफ जेड के। अच्छा, जब इसको करोगे आप डिफरेंशिएट, तो इसमें मास क्या है, कांस्टेंट में बाहर आएगी, तो मास को बाहर लिख दिया, आई भी बाहर आ गया, अंदर क्या होगा, डी वी एक्स अपॉन में डी टी। ऐसे ही एम जे बाहर आ गया, वी वाई अपॉन में वी टी। ऐसे ही एम के बाहर आ गया, तो क्या हुआ, डी वी जेड अपॉन में डी टी। ये क्या हो गया भैया, एक्सेलरेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया, और ये क्या हुआ, तो हम लिख देंगे इसको एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप बराबर में क्या हुआ, एम, और ये क्या हुआ, ए एक्स आई, एम ए वाई जे कैप, और एम ए जेड। तो भैया यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका जो एफ एक्स होगा वो एम ए एक्स के बराबर आएगा, एफ वाई किसके बराबर आएगा, एम ए वाई के, एम जेड, एफ जेड क्या आएगा, एम ए जेड के बराबर आएगा। तो ये हो गया भैया आपका वेक्टर फॉर्म आ गई, ठीक है भैया। कुछ भी नहीं आसान है, ठीक है। और ये आता भी नहीं एग्जाम में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा।
कंसिक्वेंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन लॉ का सेकेंड लॉ का कंसिक्वेंस क्या है, सुन लीजिए। आपको पता भैया, वी नो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है बच्चा, एफ इक्वल्स में क्या है, सेकेंड लॉ ही तो है। समझ गए? मैंने कह दिया इफ एफ इक्वल्स टू में कांस्टेंट, एफ को क्या कर दिया मैंने, एफ को कांस्टेंट कर दिया, मतलब के लिख दिया। तो के ये क्या होगा, के इक्वल्स में क्या हो गया एम ए, तो यहां पर क्या होगा ए इक्वल्स में के अपॉन में क्या हो गया एम, एम तो ए क्या होगा, ए इज इनवर्सली इक्वल टू क्या होगा, मतलब अगर आप एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो, फोर्स को कांस्टेंट कर दिया, फोर्स की वैल्यू फिक्स कर दी, तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, और जिस बॉडी का मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। मान लीजिए एक बॉडी है, इसका मास m1 है, एक बॉडी ये है, इसका मास, इसके ऊपर आपने F1 फोर्स F फोर्स लगा दिया, इसके ऊपर भी आपने F फोर्स लगा दिया, इसके अंदर एक्सेलरेशन आया a1, इसके अंदर एक्सेलरेशन आया a2। हेयर आपको दिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहां पर कि m2 क्या है, m1 से ज्यादा है, इसका मास क्या है, इस वाले मास से ज्यादा है, तो क्या होगा भैया, तो केवल एक चीज होगी क्या, कि भैया जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन, तो भैया जिसका मास ज्यादा है, किसका मास ज्यादा है, m2 का ज्यादा है, तो इसका मतलब a2 क्या होगा, और m1 का मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो हम लिखेंगे सो a1 इज ग्रेटर देन a2। आप थोड़ी ना आ रही है, 10 मिनट है, चलो। अच्छा, इस फोर्स को हमें देखिए न्यूमेरिकल, ये तो कंसेप्चुअल हो गया कि भैया आप समझ जाना जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, वो तेजी से उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, स्लोली एक्सेलरेट कर रहा होगा। ट्रक देखो, ट्रक पे फोर्स लगा दिया जाए, ट्रक पे मान लो 10 बंदे धक्का दे रहे हैं, तो ट्रक का मास काफी ज्यादा होता है, उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या कम आएगा, उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, स्लो चेंज होगी, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कम है। लेकिन साइकिल के ऊपर अगर उतने बंदे फोर्स लगा दे तो क्या होगा, वो बहुत तेजी से अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगी, उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज भी क्या है आपको ज्यादा ही मिलने वाला है। ठीक है भैया, तो ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल के लिए भी आता है कि आपको पता भैया, सुन लीजिए ऐसा आएगा, आपको पता है ये फोर्स क्या है, कैसे निकालेंगे, m1 इंटू में m1, इस फोर्स को कैसे निकालेंगे, m2 इंटू में, हमें पता दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम है। सो m1 a1 बराबर में m2 a2, ये न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला यूज होता है, न्यूमेरिकल के लिए। जैसे एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको, इफ m1 इक्वल्स टू में 4 kg एंड a1 इक्वल्स टू में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कह रहा है भैया देन एंड m2 इक्वल्स टू में 10 kg, तो भैया a2 निकालो, क्या होगा, इफ f क्या है, कांस्टेंट है, फोर्स की वैल्यू क्या, दोनों केस में कांस्टेंट है, तो भैया फोर्स कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, m1 a1 बराबर में m2 a2, ये जब भी हो सकता है जब फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो m1 की वैल्यू क्या है 4, 2, m2 क्या है 10, और ये क्या है भैया a2 क्या आ जाएगा आपका, ये 10 आएगा, वो 0.8 मीटर पर सेकंड। हमने देखा मास बढ़ा दिया हमने, तो एक्सेलरेशन का क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, ठीक है, कह रहा है जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आता है, यानी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करती है, एक्सेलरेशन आने का मतलब क्या होता है पता ना, देखिए एक्सेलरेशन आने का मतलब भैया 3 चीज होती है, या तो वेलोसिटी बढ़िया, या वेलोसिटी, या डायरेक्शन की वेलोसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन दी, किसी प्रकार की वेलोसिटी का चेंज कर दो आप, वेलोसिटी में कैसा भी चेंज कर दो, बॉडी के अंदर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो वेलोसिटी को चेंज कैसे कैसे कर सकते हैं, एक तो वेलोसिटी की वैल्यू को बढ़ा दो तो भी एक्सेलरेशन आएगा, एक तो वेलोसिटी की वैल्यू को घटा दो, या वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या करो, चेंज कर दो। भैया इन तीनों केस में बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, और एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, क्या चाहिए, तो भैया कह रहा है कि भैया
एक्सेलरेटेड मोशन, यानी जो भी आपका मैंने चीजें बताई हैं वो सब क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। सबके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक्सेलरेशन कैसे कैसे होता है, स्पीड चेंज होकर स्पीड बढ़ेगी घटेगी तो भी एक्सेलरेशन। अच्छा, मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी। मोशन तू कर रही है, ठीक है, ये तेरी दोस्त जा रही है, तूने पीछे से आके लात मार दी उसको, जिस डायरेक्शन में आती है उसी डायरेक्शन में तूने उसको लात मार दी, तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी, कम होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि उसकी मोशन की डायरेक्शन में तूने फोर्स लगाया। स्पीड बढ़ने का मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। अब तेरी दोस्त उधर भाग के आ रही है, तूने अपोजिट डायरेक्शन में लात मार दी, तो क्या होगा, स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। समझ गया, तो कह रहा है भैया आप वेलोसिटी को चेंज कर दो तो भी क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा दिस हैपेंस व्हेन द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी अलोंग द डायरेक्शन और अपोजिट टू द, समझ गए। दूसरा है डायरेक्शन भी चेंज है, जैसे सर्कुलर मोशन की, पत्थर में, पत्थर को रस्सी में बांधो, लगातार घुमाओ तो वो क्या होता है, लगातार अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा और सर्कुलर मोशन कहलाएगी। पत्थर से अगर अगर रस्सी क्या कर रही है, रस्सी फोर्स लगा रही है किसके ऊपर, पत्थर के ऊपर, और किधर खींच रही है, सेंटर की तरफ, कहां खींच रही है, और क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो जो पत्थर जो सर्कल में घूमता है इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो पाती है, तभी वो सर्कुलर मोशन कर पाता है, यानी सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होती है। और एक्सेलरेटेड नेचर की मोशन के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, और फोर्स लगता है तो ये वेलोसिटी चेंज होती है। यहां पर वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं चेंज हो रही, क्या चेंज हो रही है, डायरेक्शन वाइज चेंज हो रही है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी डायरेक्शन से चेंज होती है, मैग्नीट्यूड से चेंज नहीं होती, यूनिफॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे लिखा ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, दिस हैपेंस व्हेन द फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब जब पत्थर घूमता है तो उसकी वेलोसिटी ऐसी होती है, लेकिन फोर्स कहां लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ऐसे हो जाएगा थोड़ी बात में। फिर पत्थर यहाँ पे आएगा तो फोर्स ऐसे लगेगा, वेलोसिटी ऐसी रहेगी, समझ गया। तो ये सर्कुलर मोशन होती है आपकी, ठीक है भैया। और तीसरा केस है, तीसरा केस क्या है, ड्यू टू चेंज इन बोथ स्पीड एंड, कहां पे होता है ये, स्पीड भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन में। दिस हैपेंस व्हेन द फोर्स इज इंक्लाइंड एट सम एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द टेंजेंशियल कंपोनेंट चेंज द स्पीड व्हाइल द ट्रांसवर्स कंपोनेंट चेंज द डायरेक्शन। पता क्या कह रहा है, सुन लीजिए। ऐसा पेंडुलम देखा, पेंडुलम, पेंडुलम क्या करता है, ऐसे भी जाता है और इसकी स्पीड भी बढ़ती है, मतलब ये सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहा है और इसके नीचे आने पर स्पीड भी क्या होती है, बढ़ती है, होता है ना। यानी इसके पास देखिए डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, सर्कुलर मोशन कर रहा है इसका मतलब डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, दूसरा स्पीड भी चेंज हो रही है। देखिए ऊपर वाले केस में केवल क्या चेंज होती है, स्पीड, नीचे वाले केस में केवल क्या चेंज होती है, डायरेक्शन। लेकिन पेंडुलम वाली मोशन में स्पीड और डायरेक्शन दोनों एक होती है। क्यों चेंज होती है, क्योंकि आपको बता दूं रस्सी पे लगता है टेंशन, जो कि क्या लगाता है भैया, इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है। और जो नीचे कंपोनेंट आपको पता भैया वेट कैसे लगता है, ऐसा एम जी, ये क्या है, ये थीटा, तो इधर क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, एम जी, तो ये एम जी साइन थीटा क्या करता है, इसकी स्पीड बढ़ाता है, एम जी साइन थीटा। और टेंशन क्या करेगा, ये भी फोर्स है, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड सर्कुलर मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि स्टेट द कंडीशन इन विच स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है। तो भैया पेंडुलम, यहां पे मैं अच्छा सा डायग्राम बना दे रहा हूं आपको, ये आपका पत्थर, ये है आपका वेग, ये लग रहा है इसके ऊपर टेंशन, इट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड, इट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेगा भैया, प्रोवाइड सर्कुलर पाथ, क्या करेगा, सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा। अब देखो थीटा, ये क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, और ये क्या होगा, एम जी, ये क्या करेगा, इंक्रीज दी, चुप स्पीड, हाँ एक ही बात, इंक्रीज दी, ये साइन थीटा क्या करेगा, स्पीड को इंक्रीज करेगा, और टेंशन क्या करेगा, प्रोवाइड द सर्कुलर पाथ, ठीक है भैया। कुछ बातें हैं जिसके बगैर ये जितना भी पढ़ा है वो अधूरा है, जो बोला है वही सब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, force is not always the direction of motion, it may be along or
अपोजिट दोनों हो सकता है। फोर्स हमेशा मोशन की डायरेक्शन में लगता, उससे उल्टा भी लग सकता है। जब मोशन की डायरेक्शन में लगेगा तो स्पीड क्या होगी भैया, बढ़ेगी। क्या होगी, ठीक है भैया। और जब मोशन से उल्टा लगेगा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। अगला क्या कर रहा है, इन एवरी मोशन फोर्स इज पैरेलल टू द, बस ये ध्यान रखना, चाहे मोशन कैसी भी हो, चाहे बढ़ रही हो चाहे घट रही हो, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में ही हमेशा क्या होता है, एक्सेलरेशन। फोर्स से उल्टा नहीं हो सकता एक्सेलरेशन का भी, ध्यान रखना। फोर्स लेफ्ट में लगाओगे चाहे स्पीड बढ़ रही है घट रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। मैं देखिए थोड़ा सा आपको डिटेल देता हूँ। मान लीजिए ये मोशन है और यहां पर आपने लगा दिया फोर्स, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, ये नेगेटिव इसलिए नहीं लगा कि फोर्स मोशन से उल्टा लग रहा है, ये नेगेटिव इसलिए लग रहा है क्योंकि भैया जो बॉडी है ना, ये एक्सेलरेशन है, ये मोशन से उल्टा लग रहा है। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है भैया, कि जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है वो अपोजिट है किसके, मोशन के। और अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, फोर्स इधर लगाओगे तो आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके दोनों की डायरेक्शन क्या है भैया, सेम है। उसके बाद भैया फोर्स को आपको पता ही है